हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंद्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्यारोपण प्रमेय। लेकिन अध्यारोपण प्रमेय को पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम धारा विभाजन का नियम कहते हैं, जिसका अध्यारोपण प्रमेय के अंदर यूज होने वाला है। इसीलिए हम इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, धारा विभाजन नियम या करंट डिवीजन लॉ, इसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, धारा विभाजन नियम या करंट डिवीजन लॉ क्या होता है। देखो, जैसे कोई परिपथ है, उसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें दो प्रतिरोध लगे हुए हैं जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो R1 जो प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी और R2 जो प्रतिरोध होगा उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, मतलब धारा का जो विभाजन है वो किस हिसाब से होगा, वही हम आज इस नियम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ ये है कि धारा का विभाजन हमेशा तभी होगा जब जो प्रतिरोध जो हैं वो कैसे हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हों। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे होंगे तो धारा का विभाजन नहीं होगा। धारा का विभाजन केवल समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में ही होता है। अब देखो, धारा का विभाजन कैसे होता है कि मान लेते हैं ये परिपथ है, आई है, ये परिपथ है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही यहाँ पे नोड पॉइंट पे आते हैं हम, तो हमने आपको प्रीवियस क्लासों में भी बताया था कि संधि बिंदु पर धारा का जो है विभाजन होता है। तो मान लेते हैं जो R1 जो प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा I1 है और R2 जो प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा क्या है, I2 है। अब हम क्या करेंगे, R1 में प्रवाहित धारा I1 और R2 में प्रवाहित धारा I2 को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, I1 और I2 को कैलकुलेट करने से पहले हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे, क्योंकि विभव जो पतन है दोनों ही, देखो दोनों प्रतिरोध जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसके सिरों पर विभव पतन और इसके सिरों पर विभव पतन जो होगा वो समान होगा, क्योंकि दोनों जो प्रतिरोध हैं वो क्या है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन क्या होगा, समान होगा। तो सबसे पहले हम वोल्टेज निकालेंगे और रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कितना है तो टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे उससे। फिर हम I1 निकालेंगे, मतलब R1 में प्रवाहित धारा कितनी है। फिर I2 निकालेंगे हम, R2 में प्रवाहित धारा कितनी है। ये सारी कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। उसके बाद में हम प्रत्येक जो टर्मिनल है उसके सिरों पर विभव पतन V निकालेंगे, क्योंकि इस पर भी V है, इसके भी ऊपर भी V है। तो देखते हैं, पहले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो, दोनों जो प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में दो प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब देखो, हम वोल्टेज निकालते हैं, विभव पतन निकालते हैं, जो दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर क्या होगा, समान होगा। तो V बराबर IR, ओम के नियम से ये होता है। अब देखो, I की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, I होता है, और R की जो वैल्यू है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, देखो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो जो टोटल जो वोल्टेज है दोनों ही प्रतिरोधों के सिरों पर वो कितनी होगी, I R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये हो गई। अब देखो, हमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो R1 जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवान, उसमें प्रवाहित धारा कितनी है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, R1 जो प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा कितनी है। तो R1 में प्रवाहित धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 के सिरों पर विभवांतर बटे R1 का कितना प्रतिरोध है उसको निकालेंगे, क्योंकि देखो सिरों पर विभवांतर इतना है और प्रतिरोध इतना है, तो उसमें प्रवाहित धारा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो, V की जो वैल्यू है, सिरों पर जो विभवांतर है R1 प्रतिरोध के, वो है I इंटू R1 R2 बटे R1 प्लस R2, और उसका जो प्रतिरोध कितना है, R1 है, तभी तो हम R1 में प्रवाहित धारा I1 की कैलकुलेट कर पाएंगे।
तो देखो इस R1 से ये R1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास R1 में जो प्रवाहित धारा I1 की जो वैल्यू आती है वो आती है IR2 बटे R1 प्लस R2। इसी प्रकार हम I2 को मतलब R2 में प्रवाहित धारा को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आती है I2 बराबर IR1 बटे R1 प्लस R2। तो देखो ध्यान से देखते हैं ना, इसको देखो आप सोच रहे हो कैसे कैलकुलेट किया। तो देखो I2 बराबर देखो V बटे R2 ऐसे ही तो लिखेंगे, और V की वैल्यू यही है जो ऊपर है, और R2 का भाग देंगे तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारे पास R1 ही बचेगा। आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस हम नहीं लगा रहे हैं। तो R2 में जो प्रवाहित धारा वो ये आ गई, और R1 में जो प्रवाहित धारा है वो ये आ गई। अब देखो दोनों देखो हम यहाँ पे याद करने के लिए बता रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। देखो R1 में जो प्रवाहित धारा जो है हम निकालते हैं, तो देखिए इसके साथ में क्या आता है, R2 आता है। जब R2 में प्रवाहित धारा I2 निकालते हैं तो इसके साथ में क्या आता है, R1 आता है। बाकी नीचे तो टोटल रेजिस्टेंस है, तो इसका थोड़ा सा आप याद रख लेना, ऐसे हम याद करें, क्योंकि आप गलती ऐसे कर सकते हो, I2 बराबर क्या कर सकते हो, IR2 बटे R1 प्लस R2 ऐसे कर सकते हो। बाकी ये थोड़ा सा माइनर जो डिफरेंस है, आप इसको याद करने के लिए ऐसे रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अध्यारोपण प्रमेय की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का मूल जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है, वो है अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन जो थ्योरम होता है, सबसे पहले उसका कथन आता है जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट ये है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद में हम स्टेटमेंट की तरफ दोबारा आएंगे। चलो पहले समझते नहीं है, पहले हम यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहले है कि प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोत से युक्त किसी रैखिक जाल में, इतना ही समझते हैं। देखो ये एक रैखिक जाल है। जाल वो होता है जिसमें बहुत सारे विद्युत इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगे हो। तो ये तो प्रतिबाधाएं हैं और ये ऊर्जा स्रोत हैं। तो प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों से युक्त किसी रैखिक जाल में, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा से स्रोत से युक्त किसी रैखिक जाल में। यहाँ तक हमने समझ लिया कि क्या कहना चाह रहा है। किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान, मतलब उस जाल के किसी अवयव में प्रवाहित जो धारा का जो मान है, उन सब धाराओं के बीजीय योग के बराबर होगा। उन सब धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो चाह रहा है कि देखो हमने बताया था रैखिक प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों से युक्त किसी रैखिक जाल में किसी अवयव में जो प्रवाहित धारा, मान लेते हैं ये अवयव है, इसमें जो प्रवाहित जो धारा है वो उन सब धाराओं के बीजीय योग के बराबर होगी जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जो धारा जो प्रवाहित होगी, मान लेते हैं I है, तो वो इस जनित्र के कारण उत्पन्न धारा, तो इस जनित्र के कारण उत्पन्न धारा जो होगी उन दोनों के योग के बराबर होगी। देखो मान लेते हैं इस जनित्र के कारण उत्पन्न धारा तो मान लेते हैं 5 एम्पियर है, और इस जनित्र के कारण उत्पन्न धारा मान लेते हैं 3 एम्पियर है। तो Z1 में जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी, 8 एम्पियर हो जाएगी। मतलब कोई भी जो विद्युत परिपथ है उसमें उसके किसी अवयव में प्रवाहित जो धारा होगी उसमें लगी जितनी भी बैटरी होंगी ना, उनके कारण जो धारा आ रही है उन सब धाराओं के योग के बराबर होगी। तो यही इसका स्टेटमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोत से युक्त किसी रैखिक जाल में किसी अवयव में जो प्रवाहित धारा का जो मान है उन सब धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है। मतलब कोई भी एलिमेंट है उस सर्किट का, उसमें जो प्रवाहित जो धारा है
वो प्रत्येक जनित्र के कारण जो उत्पन्न जो धारा है उसके योग के बराबर होगी, बीजीय योग के बराबर होगी। क्योंकि जो धारा जो है एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि में बीजीय योग को ही हम काम में लेते हैं। जबकि दूसरे जनित्रों को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। इसका मतलब ये है कि जब हम एक जनित्र को हटाते हैं और केवल एक जनित्र के कारण धारा कैलकुलेट करेंगे, तो दूसरा जो जनित्र है उसको पूरी तरह नहीं हटाएंगे, केवल उसमें ऊर्जा का जो सोर्स है उसको हटा देंगे, बाकी उसकी जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको वो उस सर्किट में एग्जिस्ट करेगा। मतलब उसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है ना, कोई भी जो इलेक्ट्रिक वो सोर्स होता है, चाहे बैटरी हो चाहे उसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता ही है, तो वो उस सर्किट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अर्थात I1 बराबर I1 प्राइम प्लस I1 डबल प्राइम। देखो I1 जो प्राइम है वो कब है, जब दोनों जनित्र लगे हुए हों, तो Z1 में प्रवाहित धारा हम I1 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हमें देखो प्रूव कैसे करेंगे, जब हम I1 डबल प्राइम मतलब केवल E1 जनित्र बैटरी में लगा हो, I2 डबल प्राइम, I1 डबल प्राइम क्या है, जब केवल E2 जनित्र बैटरी में लगा हुआ, तो केवल एक एक बैटरी लगा के हम धारा का मान निकालेंगे Z1 में प्रवाहित धारा, और एक बार हम निकालेंगे जब दोनों बैटरी परिपथ में लगी हो तब धारा का मान निकालेंगे। तो ये जो योग है ये बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि जो अध्यारोपण जो प्रमेय है वो क्या हो गई, सिद्ध हो गई। देखो सबसे पहले अब हम जो अध्यारोपण जो प्रमेय है उसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो परिपथ जो है उसमें दोनों इलेक्ट्रिक जो एलिमेंट है वो लगे हुए हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो Z1 में जो प्रवाहित धारा है I1 उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहली केस फर्स्ट तो ये हो जाएगा कि जब बैटरी में दोनों जनित्र लगे हों। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो जनित्र है इसको हटा देंगे, केवल E1 लगा हो तो Z1 में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे, और दूसरा है इसको हटा देंगे फिर, और फिर केस थर्ड के अंदर केवल E2 लगा हो तो Z1 में प्रवाहित धारा कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे। फिर जोड़ेंगे कि जब दोनों जनित्र लगे हुए तब धारा I1 हमें मिल रही थी, और जब एक एक जनित्र हमने लगाया तो Z1 में प्रवाहित धारा को हम जोड़ते हैं ना, तो I1 प्राइम मान लेते हैं जब केवल E1 लगा हो, I1 डबल प्राइम मान लेते हैं जब केवल E2 लगा हो। तो ये जो योग है ना ये बराबर होना चाहिए, तभी हमारी अध्यारोपण जो प्रमेय है वो सिद्ध होगी। तो देखो सबसे पहले जब दोनों जनित्र बैटरी में लगे हों, देखो यह है केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है जब E1 व E2 दोनों जनित्र लगे हों, जब E1 और E2 जब दोनों जनित्र लगे हों तो क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, Z1 में जो प्रवाहित धारा है I1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, जो लूप फर्स्ट है उसमें किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे। तो लूप फर्स्ट में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। देखो हम किरचॉफ का वोल्टा नियम क्या कहता है कि धारा की निर्देश दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ से स्टार्ट किया है धारा की निर्देश दिशा से चलना, तो इससे निकलेगा तो विभव पतन क्या होगा, ओम के नियम से देखो V बराबर IR। तो यहाँ पे देखो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो इसमें से गुजरेंगे तो प्रतिरोध कितना होगा, वो विभव पतन क्या होगा I1 और R1। उसके बाद में जैसे फिर हम यहाँ पे इधर से घूम के लूप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लूप फर्स्ट में किरचॉफ का वोल्टा नियम, जैसे इसमें से हम गुजरेंगे तो क्या होगा I1 Z3 प्लस I1 Z3 प्लस, अब देखो ये जो Z3 जो है ये लूप फर्स्ट में भी कॉमन, इसमें और इसमें क्या है कॉमन है, तो इस ये जो Z3 इसमें I2 भी प्रवाहित हो रही है। तो देखो I2 Z3, फिर हम ऐसे घूम के ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, फिर हम जो हैं
जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके अंदर से हमने एंट्री की है, तो जिस टर्मिनल से हम एंट्री करेंगे उसी साइन को हम लेंगे, -E1 बराबर 0। यही है किरचॉफ का वोल्टा नियम कि धारा की निर्देश दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो देखो यही है, यहाँ पे देखो लूप फर्स्ट में किरचॉफ के वोल्टा नियम से I1 Z1 I1 Z3, और फिर हमने बोला था कि जो ये जो Z3 जो है दोनों लूप में मतलब कॉमन है, तो I2 Z3 बराबर E1। तो हमारे पास जो ये -E1 था और ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +E1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल जो E1 की जो वैल्यू आती है वो आती है E1 बराबर I1 Z1 Z3 प्लस I2 Z3। इसी प्रकार हम लूप सेकंड में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं, लूप सेकंड में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। तो देखो लूप सेकंड में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे, सबसे पहले इसको इरेज करेंगे। लूप सेकंड में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे। लूप सेकंड में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे। देखो यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ये लूप सेकंड है। अब देखो लूप सेकंड में फिर से किरचॉफ का वोल्टा नियम को हम लगाना है। तो वोल्टा नियम क्या कहता है कि धारा की निर्देश दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो देखो सबसे पहले इसमें जाएंगे, धारा क्या है I2 और प्रतिरोध क्या है Z2, तो I2 Z2, फिर जैसे लूप सेकंड में फिर यहाँ से घूम जाएंगे, फिर I2 Z3 प्लस देखो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में देखो इसमें I1 भी इसी कॉमन लूप में प्रवाहित हो रही है, तो I1 Z3, फिर ऐसे आके हम देखो फिर ऐसे ऐसे घूम के देखो यहाँ पे E2 जो है इसके नेगेटिव टर्मिनल में हम घुस रहे हैं, तो -E2 बराबर 0। देखो मैं इसको कर देता हूँ एक बार, तो देखो I2 Z2 प्लस I2 Z3 प्लस देखो यहाँ पे इसके कारण भी I1 Z3 -E2 बराबर 0। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हमने डिटेल से लिखा है, I2 Z2 I2 Z3 प्लस I1 Z3 बराबर E2। तो E2 बराबर क्या हो गया, I2 Z2 प्लस Z3 प्लस I1 Z3, I2 का हमने कॉमन ले लिया, इसको इक्वेशन 2 दी। चलो देखो इसको देखो, जैसे पहले I1 आता है उसके बाद में I2 आता है, तो पहले I1 को लिखा है उसके बाद में I2 को, तो इसको समीकरण 2 दे रहे हैं हम। अब देखो एक चीज़ बताओ आप हमें, हम कौन सा एलिमेंट हमने चूज़ किया है, हमने चूज़ किया है जिस पर अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करना है वो Z1 एलिमेंट चूज़ किया है। तो इसमें प्रवाहित जो धारा कौन सी है, I1 ही तो है, प्रवाहित धारा क्या है, I1 है। तो ये I1 की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम Z2 एलिमेंट चूज़ करते तो हमें I2 निकालना होता, और जैसे हम ये पूरी टॉपिक करा देंगे ना उसके बाद में आप क्या करना है, Z2 एलिमेंट को लेकर भी अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो हमने Z1 एलिमेंट को चूज़ किया है अवयव के रूप में, तो ये तो इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई इक्वेशन 2। तो Z1 में जो प्रवाहित धारा है वो I1 है, कौन सी है, I1 है। तो हमें क्या करना है कि धारा I1 का मान ज्ञात करना है, और धारा I1 का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो I2 जो धारा है इसको कैसे भी करके आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, या इसको आपको I2 जो धारा है ना इसको ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म करोगे, देखो आप यहाँ से दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो आप, देखो ये तो है I2 Z3, ये जो इक्वेशन है ये तो है I2 Z3 और ये है I2 Z2 प्लस Z3। तो देखो इसको तो आप Z3 से गुणा कर दो और इसको किससे करोगे, नीचे क्या दे रखा है Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3। अब देखो इसका भी क्या हो जाएगा I2 Z3 Z2 प्लस Z3, और ये क्या बनेगा I2 Z3 Z2 प्लस Z3। तो ऐसे गुणा करके हम I2 को समाप्त कर सकते हैं। तो देखो यही यहाँ पे ऐसा किया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट। तो समीकरण 1 को Z2 प्लस Z3 से और समीकरण 2 को Z3 से गुणा करके घटाने पर, तो समीकरण 1 को Z2 प्लस Z3 से गुणा करेंगे तो देखो ये आ जाएगा, और समीकरण जो 2 है उसको Z3 से गुणा करने पर ये आ गया। पहले देखो E1 E2 को हम पहले लिख रहे हैं, उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये माइनस साइन आ गया सबके यहाँ पे नीचे, माइनस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे I2 Z3 Z2 प्लस Z3, I2 Z3 Z2 प्लस Z3, तो ये जो टर्म है I2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, देखो हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इस साइड को ले लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, इस साइड को ले लेते हैं। देखो I1 नीचे भी कॉमन है, I1 ऊपर भी है, तो I1 तो ऊपर ऐसे कॉमन ले लिया, और ये हो गया Z1 Z3 प्लस इंटू Z2 Z3, Z1 Z3 प्लस इंटू Z2 Z3, और माइनस Z3 का स्क्वायर। और फिर इधर देखो क्या बचा, इधर बचा E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3। इसके बाद में देखो यहाँ पे देखो इसको, ये जो पूरा जो कोष्टक है इसको खोल के कैलकुलेट करते हैं, तो Z1 Z2 इसको इससे किया, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 फिर Z2 Z3 प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस फिर ये Z3 का स्क्वायर, फिर ये ऐसे कैसे E1 Z2 Z3 माइनस E2 Z2 Z3, E2 Z3 है ना। इसके बाद में देखो ये Z3 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा I1 बराबर, देखो इसके बट्टे में जाने दो अब सीधे, ये जो इसके बट्टे में आने दो इसको सीधे। एक बार थोड़ा सा इरेज भी कर देता हूँ मैं। I1 देखो E1 Z2 प्लस Z3 तो ऊपर रह जाएगा, और ये बटे में आएगा Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 माइनस E2 Z3 ऐसे कैसे, और Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, इसको इक्वेशन देंगे 3। तो देखो हमने क्या किया है, जब दोनों ऊर्जा स्रोत E1 और E2 बैटरी में लगे हुए हैं तो Z1 में जो प्रवाहित धारा I1 की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, इतनी आती है। अब हम क्या करेंगे, केवल एक बैटरी लगाएंगे, फिर दूसरी वाली बैटरी लगाएंगे, पहली वाली को हटा देंगे, फिर हम देखते हैं कि Z1 में प्रत्येक बार में कितनी धारा प्रवाहित होती है, और वो इसके बराबर होनी चाहिए। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। तो इसी को हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। केस सेकंड है, जब केवल E1 जनित्र लगा हो, मतलब जब केवल E1 जनित्र लगा हो तो Z1 में प्रवाहित धारा कितनी होगी, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं जब E1 जनित्र लगा हो तो इसको लूप फर्स्ट में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको I1 प्राइम, और लूप सेकंड में जो धारा प्रवाहित हो रही है I2 प्राइम। अब देखो फिर से वही किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाना है आपको। अब देखो इसमें धारा की दिशा देखते हैं कि देखो यहाँ पे केवल एक ही बैटरी लगी हुई है, तो धारा इधर पहले लूप में भी ऐसे प्रवाहित होगी, इधर कोई है ही नहीं तो उसमें भी इस डायरेक्शन में आएगी धारा, क्योंकि प्लस से माइनस ही तो जाती है धारा, तो इसी हिसाब से दोनों में प्रवाहित होगी। तो लूप फर्स्ट में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं सबसे पहले, सॉरी किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज देखो आप, कुल धारा जो है वो परिपथ जैसे परिपथ ये जो है ना, इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वही कुल धारा होगी, क्योंकि फर्स्ट लूप में यही है। धारा का जो विभाजन होता है ना वो तो सेकंड लूप में जाने वाली धारा का होता है। तो देखो Z1 में जो धारा होगी वो कुल धारा के बराबर ही होगी, क्योंकि ऐसे आएगी जैसे 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर में से फिर यहाँ से जैसे इधर 3 एम्पियर चली गई, इधर 2 एम्पियर चलेगी। धारा का विभाजन तो सेकंड लूप में होता है, मतलब Z2 में जो धारा जाएगी ना उसमें धारा का विभाजन होगा, Z3 में जो धारा जाएगी उसमें धारा का विभाजन होकर जाएगी, लेकिन Z1 में जो धारा होगी वो कुल धारा के बराबर ही होगी। अब देखो ध्यान से देखते हैं, देखो जैसे ये Z3 है,
ये क्या है Z3 है, और इसका जो Z2 जो है ना उसका पहला जो टर्मिनल है वो Z3 के एक सिरे से जुड़ा हुआ, देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, और इसका जो दूसरा जो टर्मिनल है यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये इसके डायरेक्ट दूसरे ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे Z2 जो है ना इसको यहाँ पे ऐसे ना लिखकर हम ऐसे भी तो इसको समांतर क्रम में ऐसे जोड़ सकते हैं, Z2 ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। तो देखो Z2 और Z3 वो क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए, और Z1 इसके श्रेणी क्रम में, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में, Z1 उसके श्रेणी क्रम में है। तो कुल धारा जब हम निकालेंगे तो देखो कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल विभव कितना है, E1 है, और कुल प्रतिरोध कितना है, देखो Z1 तो श्रेणी क्रम में है, इसका तो अलग ही हिसाब किताब है, जबकि Z2 और Z3 क्या है, समांतर क्रम में है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हो गया, और ये श्रेणी क्रम में Z1 के साथ हैं, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो इतना हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 और Z3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना आ गया, Z2 Z3 बटे Z2 प्लस Z3, ये आ गया। फिर ये जो है Z1 के साथ श्रेणी क्रम में है, तो उसके साथ हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो देखो इसी कैलकुलेशन को हम आगे कर रहे हैं, कुछ भी खास कैलकुलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे हम LCM लेंगे Z2 प्लस Z3, तो देखो ये बटे के भी बटे में चला गया, तो ये ऊपर चला जाएगा Z2 प्लस Z3, और ये जो है ना इससे LCM लेने के बाद में इससे गुणा हो जाएगा। तो I1 प्राइम बराबर हो गया E1 Z2 Z3 बटे Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3। तो इसकी जो फाइनल जो वैल्यू है I1 प्राइम की ये आ गई, कितनी आ गई, E1 Z2 प्लस Z3 बटे Z1 Z2 Z3 प्लस Z2 Z3, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, जब परिपथ में केवल E2 जनित्र लगा हो, जब परिपथ में हमें E2 जनित्र लगा हो तब कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखो आपको हमने सबसे पहले जो एलिमेंट जो चूज़ किया था वो Z1 को पकड़ के रखना है बस। अब देखो यहाँ पे आपको कुल धारा निकालनी है, तो देखो ये तो कुल विभव हो गया, और देखो ये दो तो हैं, देखो इसको छोड़ो, ये दो कौन से क्रम में है, देखो इधर आगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इसका एक टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है Z1 का, और एक टर्मिनल यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे जुड़ा हुआ है, तो Z1 और Z3 तो क्या हो गए, समांतर क्रम में, और ये Z2 के साथ में क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो कुल धारा कैसे निकालेंगे, I2 डबल प्राइम बराबर, क्योंकि देखो जिस लूप में जो बैटरी लगी होती है उसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो कुल धारा ही होती है। तो देखो कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध, तो हमने बताया था आपको I2 डबल प्राइम बराबर E2 बटे देखो Z2 तो देखो श्रेणी क्रम में है, पहले एक बार Z2 को आप भूल जाओ। देखो ये दो प्रतिरोध कैसे हैं, जैसे ये 3 ओम का है, ये 5 ओम का है, तो इनका इक्विवेलेंट ही तो निकालेंगे पहले हम। तो देखो सबसे पहले ये दो समांतर क्रम में हैं, तो इनका प्रतिरोध कितना हुआ, देखो Z1 Z3 बटे Z1 प्लस Z3। फिर ये दो जो समांतर क्रम में, ये Z2 के साथ श्रेणी क्रम में है, तो ये क्या हो गया, प्लस Z2, तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सबका कॉम्बिनेशन हो गया बटे, हाँ, E2 बटे Z2 प्लस Z1 Z3 बटे Z2 प्लस Z3। अब देखो अब ये यहाँ पे हमने इसका LCM ले लिया, और ये Z1 प्लस Z3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचा Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3। तो I1 जो डबल प्राइम जो की जो वैल्यू है वो फाइनली आपके पास इतनी आती है। ये I2 डबल प्राइम जो है ना, देखो हम कौन से लूप में है, एक बार ये बताओ, हम कौन से लूप में, I2 डबल प्राइम की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो I2 डबल प्राइम जो है वो तो Z2 में प्रवाहित धारा है या Z3 में प्रवाहित धारा है। हमें तो Z1 एलिमेंट को लेके चले थे सबसे पहले, तो हमें तो Z1 में प्रवाहित धारा निकालनी थी, तो कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो यहाँ पे देखो हम लगाएंगे धारा विभाजन नियम। तो देखो हमें Z1 में प्रवाहित धारा निकालनी है,
और हमने बोला था कि जैसे यहाँ पे तो कुल धारा ही रहेगी, लेकिन जैसे ऐसे एक कुल धारा I2 प्राइम I2 प्राइम I2 प्राइम, लेकिन जैसे इस नोड पॉइंट पे आ गई, यहाँ पे क्या होगा, धारा का विभाजन होगा। एक तो Z3 में जाएगी, एक Z1 में जाएगी। तो धारा का जो विभाजन है वो किस हिसाब से होगा? तो देखो Z1 और Z3 में जो होगी, हमें तो Z1 में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो देखो जब हमने दो प्रतिरोध लिए थे R1 और ये दूसरा R2, तो इसमें I1 और इसमें निकाली थी I2। तो देखो R1 में जो प्रवाहित धारा है I1 बराबर हम लिखते थे टोटल धारा I इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ऐसे देखो जब R1 में प्रवाहित धारा निकालते थे तो प्रतिरोध ऊपर किसका आता था? R2 का। वैसे ही हमें Z1 और Z3 में धारा का विभाजन होगा, तो Z1 में निकालेंगे हम धारा। तो कैसे निकालेंगे? देखो I कुल धारा इंटू Z3 बटे Z1 प्लस Z3, ऐसे आएगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो ये तो हमारे पास कुल धारा आ गई इतनी। अब धारा क्योंकि जो फर्स्ट लूप में जो धारा होगी, क्योंकि बैटरी इसमें तो बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे तो टोटल धारा ही होगी। यहाँ पे संधि बिंदु पे जाके धारा का विभाजन होगा। तो देखो धारा विभाजन नियम से Z1 में प्रवाहित जो धारा है, तो कुल धारा तो हो गई है ना। अब देखो Z1 में प्रवाहित धारा है तो प्रतिरोध ऊपर किसका आएगा? जैसे वहाँ पे R1 में प्रवाहित धारा के लिए हम कहते थे R2 प्रतिरोध ऊपर आता था, तो धारा इंटू R2। तो यहाँ पे Z3 Z1 में निकालनी है तो Z3, क्योंकि Z1 और Z3 जो है वो ही समांतर क्रम में है, बटे Z1 प्लस Z3। तो कुल धारा देखो I1 डबल प्राइम की वैल्यू ये कुल धारा की जो वैल्यू है ना I2 डबल प्राइम की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, तो Z1 में प्रवाहित धारा देखो I2 डबल प्राइम की वैल्यू और धारा विभाजन से ये प्रतिरोध हो गया। तो I1 जो डबल प्राइम की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास। देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो E2 बटे Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब देखो अतः अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार Z1 में प्रवाहित धारा I1 का मान जो है I1 प्राइम और I2 डबल प्राइम के सदिश योग के बराबर होगा। तो I1 जो प्राइम है वो I1 प्राइम प्लस I1 डबल प्राइम के बराबर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे चूंकि I1 डबल प्राइम की जो दिशा है वो I1 प्राइम की दिशा के विपरीत है। अब कैसे विपरीत है? देखो ये तो I1 डबल प्राइम की दिशा है और ये I1 प्राइम की दिशा है। तो देखो वो तो ऐसे थी और ये ऐसे थी, दोनों विपरीत है, तो माइनस साइन आ जाएगा एक में। चूंकि I1 प्राइम और की दिशा I1 डबल प्राइम की दिशा के विपरीत है, इसलिए I1 बराबर I1 प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम। तो I1 प्राइम की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, I1 डबल प्राइम की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो I1 की जो फाइनल जो वैल्यू है ये आएगी। तो देखो ये समीकरण इसको 6 बोलते हैं। अब देखो जब एक एक बैटरी हमने जोड़ी, तो एक बार तो जब केवल E1 बैटरी जुड़ी हुई है तो I1 प्राइम, जब केवल E2 बैटरी जुड़ी हुई तो दोनों को जोड़ा तो Z1 में प्रवाहित धारा इतनी आ गई। और जब एक साथ जब हमने केस फर्स्ट लिया था, जब दोनों बैटरी एग्जिस्ट थी, तब देखो Z1 में प्रवाहित धारा, देखो जब दोनों जनित्र लगे हों तो देखो Z1 में प्रवाहित धारा का मान जो I1 जो है इतनी वैल्यू आई थी। और दोनों को ध्यान से देखो आप अगर, तो दोनों की वैल्यू समान है। तो देखो वो समीकरण 3 थी, ये समीकरण 6 है, तो समीकरण 3 और 6 क्या है? तुल्य हैं। अतः अध्यारोपण जो प्रमेय है वो क्या होती है? सिद्ध होती है। तो फ्रेंड्स आप इसी हिसाब से Z2 एलिमेंट को चूज करके आप इसी हिसाब से ऐसे सिद्ध कर सकते हैं I2 बराबर I2 प्राइम प्लस I2 डबल प्राइम। इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं Z2 एलिमेंट को लगा करके। और जब आप E1 को रखोगे ना तो वहाँ पे फिर से धारा विभाजन का नियम लगेगा, आप उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो जब आप सिद्ध करोगे तभी आपको मतलब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अध्यारोपण प्रमेय को आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद।